थे। गुजरात में आप देखिए, नहीं, गुजरात आप छोड़िए, एक सेकंड, यूपी पे रहिए सर। यूपी पे आप फिसले ना 14 से। मैं हूं यासर मलिक। और आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 हम जीत कर यहां दिखाएंगे, कैसे होगा? और आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे, दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। दो औरतों ने मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बकिया उधेड़ दी। तो आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंजना ओम कश्यप भी अब बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करने लगी है। और वहीं पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी को चारों तरफ से घेरा गया, चाहे वो गठबंधन के नाम पर हो, चाहे वो यूपी पेपर लीक होने के नाम पर हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों पर बीजेपी प्रवक्ताओं को घेरा है, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंजना ओम कश्यप भी अब बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल कर रही है, क्या वो बदल रही है? आप इस पर कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए। क्या अंजना ओम कश्यप अब सवाल करने लगी है, क्या वो बदलने लगी है? और आप पूरी डिबेट ये जरूर देख कर जाइए। लोग बार बार समझा रहे थे, बता रहे थे कि नहीं आएंगे दोनों लड़के साथ, लेकिन अब तो सीट शेयरिंग हो गई है और इंडिया गठबंधन जिस ध्येय के साथ शुरू किया गया था सुधांशु जी, उस मकाम तक वो पहुंच गए हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और 63 पर समाजवादी पार्टी। आपको नहीं लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो कंसोलिडेट होंगे, वो एक मुश्त उनकी तरफ जाएंगे, बटेंगे नहीं अब इन दोनों के बीच में? देखिए, अभी आप जो विश्लेषण बता रही थी सीट दर सीट, तो आपने सभी पार्टियों का बताया कौन कहां बन रहा, कौन नंबर 2, मगर इसमें एक लाइन बहुत स्पष्ट है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है जो या तो जीती है या नंबर 2 रही है हर सीट पर। बाकी सबके लिए ये सीट है और वो सीट है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में एक और बात आप देखिए, हम 42-43% वोट 2014 में पाए, हम 2019 में 49% के आसपास पहुंचे, 50 के नजदीक पहुंचे। अब हमारा लक्ष्य 50 के ऊपर जाना है। और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने, सभी ने बात कही है। तो हमारा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है सीटों पर। ये पुराने जमाने की बातें हो गई कि वो समीकरण बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, जात का इक्वेशन बना लेंगे और ऊपर एक 2-4 बयान दे देंगे, उससे जीत जाएंगे। नहीं साहब, धरातल पे काम करना पड़ता है। पहले नेतृत्व होना चाहिए जिसपे जनता का विश्वास हो, फिर पारदर्शिता से के साथ प्रभावी शासन होना चाहिए, फिर संगठन पे काम करने वाला नेतृत्व होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए, जो हम लगातार हार रहे थे। गुजरात में आप देखिए, नहीं, गुजरात आप छोड़िए, एक सेकंड, यूपी पे रहिए सर। यूपी पे आप फिसले ना 14 से 19 में, तो आप फिसले। जब एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े तो आप फिसले ना। आप 71 से पहुंच गए थे 62 पर, 9 सीटों का नुकसान। आप उसी बिंदु पे तो सुनिए, सीटों नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम आगे बढ़े थे, चूंकि हम इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ यानी अंतर्निहित शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए 2009 और 10 में, 4 और 9 में हम कहां खड़े, 10-10 सीटों पे 18-19% वोट था। नेता वो होता है कि मोदी जी आके यहां से चुनाव लड़े, हमने छलांग मारी 71 और प्लस 73 सीटों तक पहुंचे, वोट प्रतिशत एकदम से 40% क्रॉस किया, विधानसभा में 325 सीटें आई। नेता वो नहीं होता है कि लड़े और अपनी ही सीट हार के चले गए। देखिए अखिलेश जी, मैं एक बात कह दूं दोनों के गठबंधन पर, सिर्फ एक ही बात सोचिए, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, जबकि चंद दिनों पहले की बात है कि वो उनको अखिलेश वखिलेश की संज्ञा दे रहे थे। डिबेट पूरी जरूर देख कर जाइए। अभी आगे अंजना ओम कश्यप सुधांशु त्रिवेदी की और बकिया उधेड़ने वाली है और साथ ही में सुप्रिया श्रीनेत भी सुधांशु त्रिवेदी को चारों तरफ से घेरने वाली है। सुधांशु त्रिवेदी कतई चुप हो जाएंगे तो आप पूरी डिबेट जरूर देखिए। 71 लाते रहे हैं और इस बार राममय, वो बार बार कहते हैं कि यूपी के लोग हैं और सारे के सारे उधर वोट देंगे। और लड़ाई कभी भी आमने सामने की नहीं हो पाएगी क्योंकि बीएसपी को आप लोग नहीं शामिल कर पाए, तो लड़ाई त्रिकोणीय ही रहेगी। सुप्रिया जी। जी धन्यवाद अंजना जी, शो पर इनवाइट करने के लिए, और मेरे सारे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। बड़ी अजब सी बात है, बीएसपी और एसपी की अलायंस में 2019 लड़ा गया, ये सच है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सीटें आती। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। 22 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका आपने भी विवरण किया था, उसके अलावा 22 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हैं
जो 50,000 से 1 लाख के बहुमत में उन्होंने जीती है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा इतनी बड़ी है कि 18 से 22, 24 लाख के मत है वहां पर। तो उसमें 50,000 से 1 लाख की जीत, जैसा कि मैं कहना चाह रही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसको भी आप देख लीजिए, मछली शहर में 181 वोट से भाजपा जीती थी, कोई बात नहीं। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 42 सीटें अनाउंस हुई हैं, 48 सीटें। वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है। और इसलिए एज है, मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूं कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की। और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी। और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गए, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं। नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ एआरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया, वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जो असलियत ग्राउंड पर है, उसमें बहुत भिन्नता है। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों उतनी है महंगाई, क्यों उतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए। नगीना जैसी सीटों पर 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। और एक बहुत बड़ी वजह इस गठबंधन में आखिरकार सीट शेयरिंग, क्योंकि एक दिन पहले शाम में अचानक वाराणसी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद 17 पे ही कांग्रेस पार्टी मान गई। वो सब कुछ दिख रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर हो गया, बटा नहीं वोट, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 हम जीत कर यहां दिखाएंगे। कैसे होगा? देखिए, जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके गठबंधन या जो विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य, वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीतियां वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए, अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे, उससे मैं एक बिंदु लेता हूं। कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ यह है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना, कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। ऐसा है अंजना जी, सुधांशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं। भाई आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए। क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है जेजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीयू के साथ, क्या हो रहा है एलजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीएस के साथ। अरे 38 का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है। आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए। सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके तहत जीत हुई। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और यह मैं किसी कारण से कह रही हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई अकेला किसी खो में रहकर चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरे देश में चुनाव होगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से
हत्या हो गई। आज मुद्दा यह है, आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसके यहां रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। अंततोगत्वा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। मैं 2 चीजें इस पर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी जरूरी है, 30 सेकंड में ये बात मैं बोल के खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में महज 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई, सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। असलियत एक यह भी है कि कल आपकी प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनके ऊपर बीजेपी ने कितना प्रेशर बनाया कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहिए। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है, यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं। और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच के नहीं जीत सकती, क्योंकि बस 10 सेकेंड, क्योंकि आपने अमेठी का नाम ले लिया, तो जो अमेठी की सांसद हैं, जो महंगाई और महिलाओं पर चुप हो जाती हैं, सांप सूंघ जाता है, सिर्फ राहुल गांधी का नाम सुनते ही जग जाती है, वो अमेठी के दौरे पर थी। उस दौरे में लोगों से बोल रही थी, किसी ने आके बोला कुछ मिल नहीं रहा है लाभ, कहने लगी तुम्हारे सोने के बुंदे, तुम गरीब कहां हो। दुकानदारों ने कुछ दिक्कत बताई, कहने लगी ये कैमरे हमारे दिखाएंगे वही जो हम चाहेंगे। किसी और ने कुछ कहा। तो ऐसे धमकाने से अगर आपको लगता है कि लोग जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं, दिल बनाना होता है लोगों के घर में, सुधांशु जी जवाब बनाना होता है लोगों के दिल में। सुधांशु जी जवाब दीजिए, अमेठी से ही शुरू कीजिए। देखिए, मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुप्रिया जी ने उत्तर प्रदेश के अलावा सब विषय में बोला। वो दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, आम आदमी पार्टी के बचाव में चली गई और स्वामीनाथन जी पे बात किया। मतलब साफ है कि अब डिबेट में भी उत्तर प्रदेश पर बात करने के हालात बहुत कमजोर हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आप ये भी बताइए कि अंजना ओम कश्यप पहले के मुकाबले अब आपको बदली हुई लगती हैं? क्या अब वो सही तरीके से पत्रकारिता कर रही हैं? क्या वो अब बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछ रही हैं? आपको अंजना ओम कश्यप की आज की पत्रकारिता देखकर कैसा लगा, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और सुप्रिया श्रीनेत ने जो मुद्दे उठाए उससे आप कितना सहमत है? और जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है तो वो किन मुद्दों पर होना चाहिए, इस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप मोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।